गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपने फाइनल रिवीजन शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को आपका हिंदी टेक्स्ट बुक, हिंदी नोटबुक, पेन पेंसिल निकालना है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने पहले से ही आपका हिंदी का टेक्स्ट बुक, आपका नोटबुक निकाला होगा। रिवीजन में मैं जो एक्सप्लेन करूँगी उसे आपको मेरे साथ ही अपने नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, आज का हमारा रिवीजन है, उस लेसन का नाम है, और यह लेसन पार्ट 7वां, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ का एक परिच्छेद मैं रीड करूँगी। आपको भी मेरे साथ यह परिच्छेद रीड करना है। पेज नंबर 42। आप सभी को पेज नंबर 42 निकालना है। अच्छा, तो आप सभी ने यह आपका पेज नंबर 42 निकाला है। अच्छा, तो अभी उस पेज पर लास्ट थर्ड लाइन निकाली सबने। वह पेज अगर आपने निकाला है तो उस पेज पर लास्ट थर्ड लाइन जो है वहाँ से हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम परिच्छेद का वाचन शुरू करेंगे। तो बच्चों, मेरे साथ आपको भी मन ही मन में इसे रीड करना है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत करना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। तो बच्चों, अभी हमने इस परिच्छेद का वाचन किया है। अब इस परिच्छेद के ऊपर कुछ कृतियाँ, मतलब कुछ प्रश्न जो है, उस प्रश्न के उत्तर, प्रश्न और उनके उत्तर हम अभी देखेंगे। और जो भी प्रश्न के उत्तर मैं अभी बताऊंगी उन्हें आपको मेरे साथ ही आपके नोटबुक में लिखना है। अब यहाँ पर अपना पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें पहली आकृति है। इसमें प्रश्न है, विज्ञान के दो भाग। अब हमने जो परिच्छेद पढ़ा उसमें विज्ञान के कौन से दो भाग बताए हैं? यस, दैवी और राक्षसी। तो आपके पहले बॉक्स में आपको लिखना है दैवी और दूसरे बॉक्स में लिखना है राक्षसी। तो यहाँ शब्द जो है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में देखकर अच्छी तरह से लिखना है। दूसरी आकृति है, शिक्षा के दो अंग। अब इस परिच्छेद में हमने शिक्षा के कौन से दो अंग देखे? यस, धर्म और राजनीति। तो आपके इस आकृति के पहले बॉक्स में लिखना है धर्म और दूसरे बॉक्स में आपको उत्तर लिखना है राजनीति। यह भी दो शब्द जो है यह आपके परिच्छेद में है। इन्हें आपको अच्छी तरह से लिखकर देखकर लिखने हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर आपको दो विधान, मतलब दो वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों के नीचे तीन तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं।
उन ऑप्शंस में से एक सही उत्तर पहचान कर आपको यह वाक्य पूर्ण करने हैं। तो पहला वाक्य है, राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का, और यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई औचित्य प्रमाण नहीं दे सकता, कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। तो अभी आपको इसमें सही उत्तर आपके टेक्स्ट बुक में देखकर लिखना है। बताइए आपका उत्तर क्या होगा इसमें। आपका टेक्स्ट बुक आपके सामने ही है, आप देखो इसके आगे उत्तर क्या है। यस, कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। तो आपको सही करके लिखना है, राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई औचित्य प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न है, कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है। अब किन लोगों में उन बातों को बताने का साहस होता है, और आपको ऑप्शंस दिए हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो उनके लिए हानिकारक है, जो उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। अब इन तीनों ऑप्शंस में से आपका सही उत्तर आपको आपके परिच्छेद में, जो परिच्छेद अभी हमने पढ़ा उसमें ही यह उत्तर मिलने वाला है। तो बताइए। यस, आपका उत्तर रहेगा, उनके लिए हानिकारक होता है। तो कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है। अब यहाँ पर इस परिच्छेद के नीचे हम कुछ शब्द संपदा मतलब कुछ ग्रामर जो है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों का उपसर्ग युक्त एवं प्रत्यय युक्त शब्दों में वर्गीकरण कीजिए। मतलब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को हमें उपसर्ग युक्त शब्द कौन से हैं और उनमें प्रत्यय युक्त शब्द कौन से हैं, यह हमें अलग अलग करके लिखना है। तो इस तरह से आपको चार्ट मतलब तालिका दी जाएगी। तो यहाँ पर दिए है उपसर्ग युक्त शब्द और यहाँ पर दिए है प्रत्यय युक्त शब्द। तो जो शब्द दिए हैं, धार्मिक, विदेशी, अज्ञानी, नैतिक, अब ये 4 शब्दों में से आपको उपसर्ग युक्त शब्द कौन से हैं और प्रत्यय युक्त शब्द कौन से हैं, यह लिखने हैं। अब मुझे बताओ कि उपसर्ग युक्त शब्द हमारे कौन से होते हैं। उपसर्ग कब लगता है? शब्द के पहले। शब्द के पहले जो शब्द या अक्षर हम जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग युक्त। और शब्द के बाद जो शब्द हम लगाते हैं या जो अक्षर हम लगाते हैं उसे हम प्रत्यय युक्त शब्द कहते हैं। तो अब बताइए इनमें कौन से शब्द उपसर्ग युक्त है? यस, विदेशी और अज्ञानी। देखो, विदेशी, देशी और देशी के पहले हमने क्या लगाया है? वी। तो वी यह अक्षर आया है तो यह उपसर्ग युक्त शब्द है। और दूसरा अज्ञानी, अज्ञानी ज्ञानी, ज्ञानी के आगे अ लगाया है इसलिए यह हमारा उपसर्ग युक्त शब्द होता है। अब प्रत्यय युक्त शब्द कौन से हैं? धार्मिक और नैतिक। तो धार्मिक, धर्म, इक, धार्मिक, इक, इक यह जो शब्द है वह प्रत्यय है तो इसलिए धार्मिक यह शब्द हमारा प्रत्यय युक्त शब्द होता है। उसके बाद नैतिक, इक, यह एक जो शब्द आता है यह प्रत्यय है तो इसलिए नैतिक यह शब्द भी हमारा प्रत्यय युक्त शब्द होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट्स वर्ड। अब यहाँ पर परिच्छेद में हमें ढूंढकर लिखना है, या परिच्छेद में जो शब्द आया पाप, तो पाप का हमारा विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? बताइए, पाप का विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? पुण्य। पाप का विरुद्धार्थी शब्द विलोम शब्द होता है पुण्य। दूसरा है उचित।
तो उचित का विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? अनुचित। अनुचित। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है परिच्छेद के नीचे, शिक्षा का महत्व अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब शिक्षा मतलब हमारा एजुकेशन, हमारी स्टडीज, यह जो है वह क्यों महत्व, इसका महत्व यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, यह आपको आपके शब्दों में लिखना है। अब हम अपना दूसरा रिवीजन शुरू करेंगे कविता के ऊपर। अब यह लास्ट कविता है, कविता 9वीं। कविता का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। तो आप सभी को आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 निकालना है, 5050। अब इस कविता की कुछ पंक्तियों का वाचन अभी मैं करूँगी, और जैसे हमने पाठ का रिवीजन या पाठ के ऊपर जो कृतियाँ सुलझाई, सेम हम इसके ऊपर भी, कविता के ऊपर भी कुछ कृतियाँ सुलझाएंगे। तो देखो आपके सामने यह कविता मैंने रखी है, कविता की कुछ पंक्तियाँ रखी है। आपको भी आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 निकालना है और मेरे साथ इस कविता का वाचन करना है। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अब आपको भी एक बार वापस यह कविता मन में पढ़नी है और इसके ऊपर कुछ प्रश्न, कुछ कृतियाँ मैं अभी बताऊंगी और उसके उत्तर के साथ हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। अब कविता के ऊपर आपका प्रश्न है, पद्यांश पढ़कर, पद्यांश मतलब कविता, पद्यांश पढ़कर यानी कि कविता पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब यहाँ पर आपको पहला प्रश्न है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रश्न दिए हैं अ विभाग में और आ विभाग में आपको उत्तर दिए हैं, उन उत्तरों को आपको जो मिडल कॉलम दिया है उत्तर का, वहाँ पर आपको यह उत्तर लिखने हैं। आपको उत्तरों को मैच नहीं करना है, यह आ विभाग से उत्तर चुनकर आपको उत्तर विभाग में लिखना है। अब यहाँ पर पहला अ विभाग में प्रश्न है जीवन, तो जीवन इस प्रश्न का उत्तर है स्पंदन। दूसरा है उत्सर्ग, उत्सर्ग इस शब्द का उत्तर है प्राण। तीसरा प्रश्न है कलाकार, इस प्रश्न का उत्तर है तुलिका। चौथा प्रश्न है शोणित, इस प्रश्न का उत्तर है रंजित। यह उत्तर आपको उत्तर विभाग में लिखना है। दूसरा प्रश्न है संक्षेप में उत्तर लिखिए, मतलब यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है कलाकार का कार्य। तो यह जब कविता हमने पढ़ी थी तब इसमें कलाकार का कार्य क्या है, क्या पढ़ा था, और आपने अभी जो कविता पढ़ी उसमें आपको कलाकार का कार्य क्या दिखाई दे रहा है, आपको उत्तर ढूंढना है। ढूंढिए उत्तर। यस, कलाकार का कार्य है अरूप को रूप देना, मतलब जो रूपवान नहीं है उसे यह कलाकार क्या करता है, रूप देता है। तो अरूप को रूप देना, अपनी तुलिका से सम्मोहित करने वाली कलाकृति का सर्जन करना, अपनी कलाकृति में जीवन स्पंदन करना।
तो एक बार फिर वापस से मैं इसका उत्तर बताती हूँ कि कलाकार का कार्य क्या होता है। अरूप को रूप देना, अपनी तुलिका में सम्मोहित करने वाली कलाकृति का सर्जन करना, अपनी कलाकृति में जीवन स्पंदन भरना। दूसरा प्रश्न है बलिदानी का महत्व। अब यहाँ पर जो बलिदानी व्यक्ति है उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस क्या बताया है इस पंक्तियों में, आप उत्तर ढूंढिए। यस, तो इस बलिदानी का महत्व क्या है, तो सत्यनिष्ठ होता है। यह बलिदानी पुरुष जो है वो कैसे होता है, सत्यनिष्ठ होता है। जनहित के लिए यह देश प्रेमी अपने प्राणों का बलिदान करता है, अपने रक्त से मातृभूमि को रक्त रंजित करता है। तो इसका उत्तर मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ। प्रश्न है बलिदानी का महत्व, उत्तर है सत्यनिष्ठ होता है। जनहित के लिए यह देश प्रेमी अपने प्राणों का बलिदान करता है, अपने रक्त से मातृभूमि को रक्त रंजित करता है। अब इस कविता के ऊपर मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। इस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। आपका होमवर्क है कि पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। मतलब अभी हमने जो कविता, मतलब जो पंक्तियाँ हमने अभी पढ़ी, इन पंक्तियों में जो ऊपर की 4 पंक्तियाँ हैं, यह पंक्तियों का हमें क्या करना है, भावार्थ, मतलब उन पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। यह आपको होमवर्क है। अब बच्चों आपको एक रिवीजन और कराती हूँ। अपठित परिच्छेद, अपठित परिच्छेद मतलब अनसीन पैसेज, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, आपको ये अलग सा परिच्छेद आता है। यह आपको ऑन द स्पॉट इसे आपको रीड करना है और इनके ऊपर जो कृतियाँ बताई जाएंगी उनके उत्तर आपको इस परिच्छेद में ढूंढकर लिखना है। तो आपका यह अनसीन मतलब आपका अपठित परिच्छेद मैं अभी आपको रीड कराती हूँ। परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नीलकंठ एक उपयोगी पक्षी है क्योंकि अनेक प्रकार के हानिकारक कीटकों को खाकर यह किसानों को लाभ पहुंचाता है। यही नहीं, प्राकृतिक संतुलन में भी इन कीटक भक्षी पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर कीटक भक्षी पक्षी न हो तो किसानों का बहुत नुकसान होगा तथा फसलों का अधिकांश भाग हानिकारक कीटों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों में भी नीलकंठ पाया जाता है। अपने सुंदर और आकर्षक पंखों के कारण नीलकंठ शिकारियों की बंदूक का निशाना बनता जा रहा है, जिससे इसकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कहीं कहीं इसके सुंदर पंख उपहार स्वरूप भी प्रदान किए जाते हैं। अंग्रेज अपने मित्रों को नीलकंठ के सुंदर पंख उपहार स्वरूप प्रदान करते थे। नीलकंठ देखने में चाहे जितने भी सुंदर हो, इनका स्वभाव झगड़ालू है। ये आपस में लड़ते झगड़ते और चोंच से प्रहार करते देखे जा सकते हैं। अब बच्चों यह जो परिच्छेद मैंने रीड किया है इन्हें आपको नहीं लिखना है। यह मैं आपको रिवीजन के तौर पर, मतलब किस तरह से अनसीन पैसेज मतलब अपठित परिच्छेद आपको परीक्षा में आते हैं और इनके किस तरह के प्रश्न परिच्छेद में आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनके उत्तर हमें किस तरह से लिखने हैं, क्योंकि यह जो परिच्छेद है यह आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं आता है। तो देखिए इस अपठित परिच्छेद के नीचे जो प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न है भारत के अतिरिक्त नीलकंठ जिन देशों में पाया जाता है उन देशों के नाम। मतलब यह जो नीलकंठ जो हमने परिच्छेद पढ़ा इसमें नीलकंठ पक्षी के बारे में बताया गया है। यह एक नीलकंठ यहाँ एक पक्षी है। तो अब इस परिच्छेद में यह नीलकंठ जो पक्षी है यह भारत के अलावा और
दूसरे कौन से देशों में पाया जाता है? देखो उत्तर भी नीचे दिया है, तो आपको इस तरह से उत्तर लिखना है। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। तो भारत के अलावा यह और अन्य देशों में यह नीलकंठ पक्षी पाया जाता है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन के प्रति आपका उत्तरदायित्व स्पष्ट कीजिए। अब आपने परिचित में पढ़ा कि यह जो पक्षी है यह इसका शिकार किया जाता है और यह पक्षी हमारे पर्यावरण से नष्ट होते जा रहे हैं। तो हमारा पर्यावरण संतुलन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यह उत्तर भी यहाँ पर दिया है। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है जो प्रकृति का वरदान है, लेकिन अगर यह प्रदूषित हो जाए तो अभिशाप बनकर हमारा जीवन संहारक बन जाता है। इसकी सुरक्षा का दायित्व हम सब पर है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रुकना आवश्यक है। हमें पेड़ों को काटना या जलाना नहीं चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण में रुचि दिखानी चाहिए। हम सारा जलमल, कूड़ा कचरा आदि नदियों में बहा देते हैं। इसके कारण जल प्रदूषित हो रहा है। हमें इसे रोकना होगा। कल कारखानों को पर्यावरण सुरक्षा हेतु बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। विलुप्त होते जीवों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। केवल पर्यावरण दिवस मनाना पर्याप्त नहीं, यातायात के साधनों के इंजनों में सुधार, सीवरेज व्यवस्था में सुधार, वनों की रक्षा, प्रदूषण रोकने के ठोस उपायों एवं जन जागृति की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स, यह अपठित परिच्छेद जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है या उनके ऊपर किस तरह से प्रश्न आते हैं, तो यह एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको दिया है। इन्हें आपको आपके नोटबुक में नहीं लिखना है। इसे आपको खाली समझना है कि किस तरह से अनसिन मतलब अपठित परिच्छेद परीक्षा में आते हैं।